किया है। और बेसिकली क्या है ना, इस क्लास आपको क्लास में ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी क्योंकि उनका नैतिक कर्तव्य है सिलेबस कंप्लीट कराना। लेकिन ये चीजें आपको शायद कम मिले, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कन्वर्ट करूँ। जहां लगे कि ट्रेन उतरने वाली पटरी तो वहां कह देना कि सर चेन फिलिंग कर देना, तो मैं रुक दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक जो बीच में कनेक्शन ड्रॉप हुआ था उसमें हम लोग मसल फाइबर टाइप पे जा रहे थे, जिसमें मैंने बोला था कि भाई स्लो पिच है और फास्ट पिच है। सभी ने एक रिजल्ट तो मान लिया है कि भाई एक स्लो पिच है एक फास्ट पिच है। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई थी कि स्लो पिच जो है वो बेसिकली मायोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से रेड दिखाई देता है। फटीग ज्यादा इसमें रेजिस्टेंस है। लॉन्ग एक्टिविटी के लिए ये समझ लीजिए कि जन्नत है ये फाइबर, जिनके पास ये है वो लॉन्ग एक्टिविटी कर सकते हैं। और दो तीन चीजें और बेसिक बताई थी कि एक है कि इसका थ्रेशोल्ड जो होता है अगेंस्ट द स्टिमुलस ये बहुत कम होता है। हल्के से स्टिमुलस से ये एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन इसमें एक, क्योंकि ये हल्के से स्टिमुलस से एक्टिवेट होता है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि इसके टेंशन पीक करने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, और टेंशन पीक स्लोली करती है। फास्ट स्विच के बारे में बताया था कि ये फास्ट है, इसमें एक तरह का एंजाइम पाया जाता है दैट इज कॉल्ड मायोफाइब्रोलिन एटीपेज, जिसकी वजह से फास्ट ऑक्सीडेटिव है, जल्दी मतलब जल्दी ये रिस्पॉन्स करता है। इसमें फटीग क्विकली होता है, इसका लार्ज डायमीटर होता है। और मैंने बोला था कि भैया ये थ्रेशोल्ड लेवल इसका हाई है, इसको आप जल्दी से एक्टिवेट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए, लेकिन इसकी पीकिंग बहुत फास्ट है। टेंशन की पीकिंग बहुत जल्दी होती है, लगभग आधे टाइम में स्लो पिच की, जिसकी वजह से ये जल्दी फोर्स और स्पीड प्रोड्यूस करता है। और इसी वजह से क्योंकि जो जितनी जल्दी काम करेगा भाई, हम अगर 2 घंटे की पढ़ाई आधे घंटे में फिनिश करते हैं और उतना ही आउटपुट देते हैं तो हमारी थकान भी तो उतनी ज्यादा होगी, उतना ही फोकस हमें देना पड़ेगा। अब हमने आराम से पढ़ेंगे, पूरी रात है बे, अबे 2 मिनट में एक वेब सीरीज देख लिया या सब पढ़ा जाएगा, अभी थोड़ा और रुके, वो पीकिंग में बहुत टाइम लग रहा है। इसमें फटीग भी कम है क्योंकि आप बीच बीच में मनोरंजन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई मनोरंजन नहीं है, यहाँ पे सीधा पीक करना है और फोर्स प्रोड्यूस करना है। फिर मैंने बोला कि जो फास्ट फिश फाइबर है इसको फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया है जिसको कहते हैं टाइप 2A और टाइप 2B। टाइप 2A के कुछ लोग और भी नाम रखते हैं, जैसे फास्ट फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलाइटिक, टाइप 2A का ही नाम है। और कहीं कहीं इसको बोलते हैं फास्ट ट्विच फटीग रेजिस्टेंस। इसी तरह टाइप 2 भी है फास्ट ग्लाइकोलाइटिक या फास्ट ट्विच फास्ट फटीग। भाई टाइप 2 भी बहुत क्लियर है, टाइप 2 भी जो है वो प्योरली फास्ट ट्विच फाइबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो मैंने फास्ट ट्विच फाइबर के बारे में कहा वो प्योरली टाइप 2B के बारे में बोला है। फास्ट ट्विच होगा लेकिन फास्ट फटीग हो जाएगा। लेकिन टाइप 2 भी है जो थोड़ा सा ये बीच वाली श्रेणी में चला गया, थोड़ा सा इसमें रेड ट्विच फाइबर के या स्लो ट्विच फाइबर के लक्षण भी आ गए इसमें। ये फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलाइटिक है, यानी इसका एक्टिवेशन जो बेसिकली इसका जो थ्रेशोल्ड है ये कंपैरेटिवली फास्ट ट्विच से थोड़ा कम है, लेकिन स्लो ट्विच से ज्यादा है। ये फटीग जो है ये थोड़ा फास्ट ट्विच की अपेक्षा ज्यादा रेजिस्टेंस कर सकता है, लेकिन स्लो ट्विच जैसा नहीं कर सकता। और तीसरी चीज मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बोली कि इसी तरह इसकी टेंशन भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम जल्दी पीक करती है टाइप 2B के। ये आपको फाइबर के बारे में बताया मैंने, मसल फाइबर टाइप्स के बारे में। अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि मोटर यूनिट से एक चीज होती है, मैंने कहा था वो फिगर एक मोटर यूनिट है और वो जिस मसल फाइबर बंडल में जाके जुड़ा है, एक्सॉन ये जाके लगे हैं, वो अलग तो हम बोलते हैं मोटर मूवमेंट पॉसिबल। अब क्या ये जो रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट होता है, यानी मसल फाइबर में रिक्रूटमेंट होती है, फास्ट स्विच और स्लो स्विच में रिक्रूट एक जैसी होती है, लेकिन इनका थ्रेश होल्ड अलग अलग होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि स्लो ट्विच को रिलेटिवली इजी टू एक्टिवेट होता है, इसीलिए स्लो ट्विच फाइबर्स का रोल भी बॉडी में अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। सिंपल आप लिम्ब मूवमेंट भी करेंगे ना, मैं ये हाथ घुमा रहा हूँ, सर घुमा रहा हूँ, इसमें मेरे स्लो ट्विच फाइबर एक्टिवेट हो गए, जो मुझे बैलेंस दे रहे हैं और काम को करने के लिए फोर्स दे रहे हैं। अगर ये थ्रेशोल्ड लेवल हाई होगा ना, मान लीजिए ये थ्रेशोल्ड रेड जैसा हुआ या सॉरी फास्ट जैसा हुआ, फास्ट फाइबर जैसा, तो हमने
मसल हड़ताल पे बैठी बोली नहीं भैया मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगी, मैं फोर्स ही नहीं प्रोड्यूस करूंगी, हाथ हम ऐसे करके खड़े हैं, रुक जा दे अभी थोड़े टाइम में फोर्स प्रोड्यूस होगा फिर मैं अपना हाथ घुमाऊंगा, ऐसा नहीं। ये थ्रेशोल्ड कम होने की वजह से हम जो सिंपल बेसिक मूवमेंट्स है बॉडी के वो कर पाते हैं। जबकि फास्ट पिच में क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होना चाहिए, लेकिन जब भी हमें फोर्स रिक्वायरमेंट है, स्पीड रिक्वायरमेंट है, एक्सप्लोसिवनेस चाहिए, उस समय ये काम करता है, फास्ट पिच फाइबर एक्टिवेट होते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मिला तो पीछे सांड लगाए बेटा, आराम से भागने से काम ना होने वाला है, गति बढ़ा पैरों की, तब वो एक्टिवेट होगा और आप जीवन में सबसे तेज दौड़ोगे। अचानक लड़ाई होगी सामने एक, मैं बहुत बेसिक बात बोल रहा हूँ, आप मैच खेल रहे हैं वॉलीबॉल का, आपसे जंप ना हो रही थी, फटीग हो चुका था, अचानक लड़कियां आगे खड़ी हो गई, क्लास की इंट्रामुरल चल रहा, भैया बॉल मारो, सारी लड़कियां देख रही, क्लास की बेइज्जती हो जानी। एक अलग तरह का साइकोलॉजिकल मोटिवेशन है। फास्ट पिच फाइबर फटीग में थे फिर भी काम करने लग गए। तो ये बहुत बेसिक चीज है। अब तुम ये बताओ कि नॉर्मल में भी अगर फास्ट पिच काम करेगा तो जब आपको इस तरह की फोर्स और स्पीड की जरूरत होगी तब क्या होगा। इसीलिए इस तरह से कैटेगराइज किया गया है बॉडी में, भगवान ने इस तरह से इंजीनियर साहब ने कैटेगराइज किया है चीजों को कि जब नॉर्मल मूवमेंट है, इजी गोइंग, जॉगिंग करनी है तो स्लो पिच फाइबर चल रहे हैं, प्योरली स्लो पिच फाइबर पे बॉडी है। जैसे आपने स्पीड बढ़ाई फास्ट पिच फाइबर पे चलेगी। लेकिन अब ऐसा भगवान ने नहीं बनाया कि बाइक के बिना ही मैं दौड़ता रहूंगा बहुत तेज दौड़ूंगा, लेकिन जरा दूर जाऊंगा उसके बाद मैं थक जाऊंगा, फिर मुझे अपने स्लो पिच पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना हमेशा ही तेज दौड़ता रह जाऊंगा। अब अलग अलग बॉडी पार्ट्स में इनकी अरेंजमेंट अलग अलग, जैसे सोलियस नाम का जो मसल है, सोलियस बेसिकली बॉडी को बैलेंस देती है, पूरे पोस्चर को बैलेंस देने के लिए सोलियस का बहुत बड़ा रोल है। उसमें बहुत ज्यादा रेड मसल फाइबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जल्दी एक्टिवेट होते हैं और जल्दी काम पे लगते हैं। अगर वहां फास्ट स्विच होते तो आप भड़ा भड़ गिरते रहते, जब देखो तब गिर जाते, वो हमेशा एक्टिवेटेड रहते। और ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप स्पीड या एक्सप्लोसिवनेस करते हैं ना, तो आपके बैलेंस वाला कंपोनेंट थोड़ा कम हो जाता है। आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं, छोटा सा पत्थर लगे, उछल के 4 कलैया मार के गिरते हैं जमीन पे। जबकि आप स्लो दौड़ रहे होते हैं, वही पत्थर लगे तो आपके गिरने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसका भी रीजन है, ये चीजें कनेक्टेड है, क्योंकि आप जब फास्ट ट्विच फाइबर्स को यूज कर रहे हैं, जब यू आर यूजिंग फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स, तो दीज आर इन नेचर, वह फास्ट ट्विच फाइबर में बेसिकली वो बहुत ज्यादा हैवी एक्टिवेशन के बाद एक्टिवेट हुई। स्लो ट्विच में बहुत इजीली सब कुछ एक्टिवेट हो जा रहा है। दैट्स व्हाई बैलेंस कंपोनेंट भी आपका हमेशा लास्ट करता है। अब ये फास्ट ट्विच हो गया, ये स्लो ट्विच हो गया। अभी तक किसी को कहीं कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो मुझे अभी बता दो, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो फर्दर वी मूव टू द टाइप्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। बताइए। नहीं सर, अगर जैसे कि सर अगर हम बाइसेप कर्ल मार रहे हैं, ठीक है, तो सर बाइसेप कर्ल में क्या होता है, अगर हम हैवी वेट से रेपिटेशन लगा रहे हैं मान लीजिए सर, और वहीं हम सर एक लगभग 1 kg के डंबल से रेपिटेशन लगा रहे हैं, तो सर हमारा कौन सा मसल ज्यादा वो टीच होगा? देखो अगर मूवमेंट बताओ, अगर फ्लैक्शन हो रहा है बेसिकली, हाँ सर, अगर फ्लैक्शन हो रहा है, बाइसेप कर्ल में 2 मूवमेंट इन्वॉल्व है बेसिकली, फ्लैक्शन और एक्सटेंशन। अगर तुम बाइसेप कर्ल करते समय ऐसे ऊपर जा रहे हो आराम से या तेज ऊपर जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसी वेट के साथ तुम अपनी ड्रॉपिंग को स्लो कर दो, जो एंटी ग्रेविटी मूवमेंट है, ये एंटी ग्रेविटी मूवमेंट जो है इसको स्लो कर दो, इसी को कर्ल को स्लो या फास्ट कर दो, तो वो वेट वैरी करने लगता है। 2 kg और 1 kg की बात में यहाँ ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि कौन सी मसल किस मूवमेंट में एक्टिवेट हो रही है बेसिकली। फॉर एक्सटेंशन विच के लिए अगर आपकी, इसको बोलते हैं बाइसेप्स, इसको बोलते हैं ट्राइसेप्स, अगर आपके एक्सटेंशन में ट्राइसेप्स इन्वॉल्व है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब वेट आप वापस जा रहे हैं तो आपको स्लो वापस जाना है, जिससे ट्राइसेप्स को रेजिस्टेंस फील हो। आप ऐसे झटके से वापस चले जाएंगे तो ट्राइसेप्स को कितना रेजिस्टेंस फील होगा। दैट इज नॉट अबाउट द वेट। इसी कंसेप्ट में एक छोटी सी चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप बाल्टी क्यों एक्सटेंडेड आर्म के साथ उठाते हैं। अगर आपको मैं एक बाल्टी में 2 पानी भर के दे दूं, तो आप अगर वही बाल्टी एक्सटेंडेड आर्म के साथ लेके जाएं तो आपको अलग तरह का वेट फील होता है। लेकिन अगर आपने अपने आर्म को ऐसे फ्लैक्स कर लिया, आपके पास ज्यादा जान है, आप ऐसे फ्लैक्स करके ले जा रहे हो, तो आपको ज्यादा वेट महसूस होता है। वेट तो बाल्टी का बढ़ा नहीं, पानी उसमें बढ़ा या घटा नहीं, लेकिन अलग अलग ज्वाइंट एंगल्स पे ये वेट जो है
ये बढ़ता घटता है। मैकेनिकल नॉट अबाउट द एडवांटेज वेट। ले लेते हैं, इसलिए कह सकते हैं। अभी ये बाद में ये कंसेप्ट आना है, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। जो आइसोकाइनेटिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो होती है बेसिकली करती क्या है, हम कहते हैं ना मशीन बेस्ड होती है, काइबेक्स मशीनों पे करते हैं, कंप्यूटराइज मशीनों पे करते हैं। बेसिकली वो यही करती है कि थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन जो है वो वेट को वेरी नहीं होने देती, वो वेट को बढ़ाती घटाती रहती। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि मैं बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूँ, मान लो ये कर्ल कर रहा हूँ, ऐसे ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये समझिएगा कि अगर मैं वेट को लेके जा रहा हूँ इस तरह से, और यहाँ पे वेट थोड़ा इजी फील होता है, यहाँ आके बहुत इजी फील होता है, लेकिन जैसे जैसे वापस जाता हूँ लगता है ज्यादा वेट ज्यादा हो गया। पुशअप मारते समय नीचे जाना आसान होता है, ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है, बॉडी वेट तो बढ़ता सकता नहीं। तो ये चीज एंगल से जुड़ी है। बेसिकली आप वेट 1 kg लीजिए या 2 kg लीजिए, लेकिन आप अगर फ्लैक्शन कर रहे हैं तो आपकी डिफरेंट मसल ग्रुप इन्वॉल्व है, एक्सपेंशन कर रहे हैं तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल इन्वॉल्व। आपको ये समझने की जरूरत है कि जिस मसल ग्रुप में जो मूवमेंट इन्वॉल्व है एक्टिवेट करने के, बेसिकली आपको उस मूवमेंट को टारगेट करना है, न कि वेट को टारगेट करना है। पहले आप खाली हाथ के साथ भी स्लो अगर जाएंगे तो आप फील करेंगे कि आपको कहाँ टेंशन डेवलप हो रही है, कहाँ एक्सपेंशन डेवलप हो रही है, कहाँ कॉन्ट्रेक्शन है, कहाँ रिलैक्सेशन है, आप खुद फील कर सकते हैं। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट विशुद्धि। नहीं क्लियर कर पाया मैं तुम्हारी बात सर। जैसे कि इसमें ये मेन जैसे मुझे जानना था कि सर इसमें अगर अब मसल कौन सा स्लो टू फाइबर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है या फास्ट टू फाइबर, मतलब कि अगर सिर्फ फास्ट कर रहे हैं उसी चीज को तो फास्ट टू फाइबर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तुमने अब सवाल तुमने सही पूछा। वेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, द स्पीड इज इम्पोर्टेंट, एक्चुअली द फ्रिक्वेंसी इज इम्पोर्टेंट। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, आपको स्पीड से करनी है, वेट उतना ही आपने स्पीड बढ़ा दी, तो आपके मसल्स में जो फास्ट ट्विच फाइबर है वो बेसिकली ज्यादा रोल प्ले करेंगे। अगर आप आराम से कर रहे हैं तो आपके रेड मसल फाइबर ज्यादा रोल प्ले करेंगे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग विच यू शुड आस्क। द वेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब क्योंकि तुमने ये चीज पूछी है तो मुझे अब तुम्हें एक चीज और बतानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीजें हैं जैसे फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। एक एग्जांपल से शुरू करता हूं। तुम सब प्लेयर्स हो, अगर तुम्हें हैवी बैट दे दिया जाए, ठीक है, तो तुम्हें घुमाने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। बेसिक अगर वो बैट हल्का है तो आसानी से तेजी से घुमा सकते हो। अगर एक छोटे बच्चे को 2 अलग अलग वेट से बैट घुमाने दिया जाए कि भाई ये 10 kg का वेट बैट है, ये 2 kg का वेट है, चल बेटा घुमा, तो सबसे बेसिक अंतर क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जो है घुमाने की वो अलग अलग वेलोसिटी से घुमाएगा। हल्के को ज्यादा तेज और भारी को थोड़ा धीमे या जैसे भी घुमाए, लेकिन कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगा। ये फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप होता है जो है एक हिल नाम के साइंटिस्ट 1938 में दिया था। वो कहते हैं कि मसल डेवलप कॉन्सेंट्रिक टेंशन अगेंस्ट हाई लोड। अगर आपका लोड हाई है तो मसल जो है वो कॉन्सेंट्रिक टेंशन डेवलप करेगी, पर वेलोसिटी जो है मसल शॉर्टनिंग की वो कम हो जाएगी। यानी लोड जितना कम हो वो ज्यादा होगा। अब देखो तुम्हारे वो वेट वाले कंसेप्ट पे भी जा रहा हूं। पहले एक कांस्टेंट वेट के साथ जाओ। अगर कांस्टेंट वेट के साथ जा रहे हो तो स्पीड तुम्हारी मैटर करती, जिस स्पीड से करोगे उस हिसाब से मसल फाइबर्स का रिक्रूटमेंट होगा। लेकिन अगर तुम्हारा वेट चेंज हो रहा है, इफ weight load is high, magnitude of load is high, then shortening of muscles become slow. अगर ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, अगर वेट इज लो तो मसल ऑफ शॉर्टनिंग बिकम फास्ट। तो बहुत बेसिक है कि अगर आप भारी वेट के साथ कर रहे हैं कोई एक्सरसाइज, तो क्योंकि भारी वेट ज्यादा भारी है तो आपका मसल शॉर्ट, लेकिन ये देखो मीडियम लोड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं हाई लोड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर वेट बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिक आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल स्पीड कम हो जाएगी, यानी आपकी फोर्स प्रोडक्शन की स्पीड कम हो जाएगी, यानी आपके मूवमेंट की वेलोसिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अभी अपने औकात से बाहर डंबल मार के देखिए ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। जब भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग के लिए अगर आप जाएंगे 15-20 आ सकता है उसमें। हाँ, अगर आप 60 kg बेंच आपका मैक्सिमम है ना, तो आप 50 kg बेंच करके देख लेना। बेंच प्रेस 50 kg करना, आप न चाहते हुए भी स्लो ही जाओगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेट बढ़ाया तो फोर्स प्रोडक्शन कम हो गया ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल स्पीड इज लेस ऑफ मसल।
इसी तरह जैसे ही बेंच प्रेस का वेट कम किया वैसे आपकी बेंच प्रेस की स्पीड बढ़ गई। दैट इज जो आपने पहला सवाल पूछा था वेट का क्या रोल है, दैट इज द करेक्ट आंसर गिवन बाय हिल, नॉट बाय मी। हिल ने 1938 में उसने पता लगा लिया था, मैंने 2009 में पता लगा, सेम थ्योरी उसी के बाद। जैसे एक और ठीक है, एक और चीज पूछना था हाँ पूछ सर, जैसे कि इसमें पर जैसे हमारे बॉडी के लिए सर वो कौन सा सर ज्यादा मतलब वो बेनिफिशियल रहता है, स्लो ट्विस्ट करना है या फास्ट ट्विस्ट करना? It depends in which activity you are actually, buddy. If you are a volleyball player ना, यस सर, तो आपको अलग तरह का, आपको लोअर बॉडी की एक्सप्लोसिवनेस चाहिए और रिपीटेडली आपको टाइप 2B को बहुत ज्यादा ट्रेन करना है। टाइप 2A को तो ट्रेन करना ही है, लेकिन टाइप 2B को भी ट्रेन करना है, क्योंकि एक इंटरनेशनल वॉलीबॉल मैच में ऑलमोस्ट सभी लोगों की अगर जंप का एवरेज किया जाए ना तो ऑलमोस्ट 2 से 2,500 जंप होती है एक आदमी की। तो इट डिपेंड्स टू व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू आर गोइंग टू डू। अब आप मैराथन रनर है तो आपको स्लो ट्विच ही ट्रेन करना है ना, फास्ट ट्विच आपको एक थोड़ा ट्रेन, फिनिशिंग के लिए आपको टाइप 2B को थोड़ा ट्रेन करना हो सकता है, फिनिशिंग में आपको स्पीड की जरूरत पड़े, लेकिन आपको जो मेन सेट करना है वो तो स्लो ट्विच ही करना है। हॉकी में आपको कॉम्बिनेशन करना है, तो दैट इज डिपेंड्स अपॉन व्हाट एक्टिविटी आर गोइंग टू डू। क्योंकि इसमें ना जैसे अभी ये चीजें इतनी क्लियर क्यों नहीं है, क्योंकि बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अलग अलग सिस्टम, एटीपी, एचटीपी, सीपी, एरोबिक ग्लाइकोलिस, एनारोबिक ग्लाइकोलिस, ये जो सिस्टम्स हैं ये एक्चुअली देखने पड़ते हैं कि कौन सा सिस्टम कब एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उस हिसाब से ये सारी चीजें हैं। तो दैट इज डिपेंड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू आर गोइंग टू डू, देन आफ्टर यू प्लान ट्रेनिंग का। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में सब कुछ करना चाहिए, एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए बस। इसमें कोई रेशियो डिफाइन नहीं है, रेशियो तब बनता है जब आप किसी फॉर्मल एक्टिविटी के लिए जाते हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, वो आप जो वेट वाला एग्जांपल ले रहे हैं ना, आप अपनी बॉडी में लीजिए, आप किसकी स्पीड ज्यादा होगी, प्लीज टेल मी। सर हिप जॉइंट, एल्बो, एल्बो हिप जॉइंट की, और कोई नहीं सर एल्बो की क्यों होगी? क्योंकि भैया वहां मैग्नीट्यूड ऑफ लोड जो है हिप में ज्यादा हो गया, इसलिए स्पीड कम हो गई। तो आप ध्यान रखना, वो डंबल वाला कंसेप्ट तुम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो कि अगर तुम वेट ज्यादा हाई लोड करोगे तो तुम्हारे मूवमेंट स्पीड कम हो, रेड मसल फाइबर को ट्रेन कर रहे हो ना कि व्हाइट मसल फाइबर। व्हाइट मसल फाइबर ट्रेन करना है तो तुम्हें फास्ट कॉन्ट्रैक्शन और फास्ट रिलैक्सेशन चाहिए मसल का, टक 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 टक। एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू डिविएट द वेट, तुम्हें वेट कम करना पड़ेगा। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जा रहे हो, मुझे मजा आ रहा है, मैं एकदम टॉपिक से भटक जाऊंगा, इसलिए अभी मसल फाइबर में 2 तरह का अरेंजमेंट होता है, ये समझ लो। मसल फाइबर में 2 तरह का अरेंजमेंट होता है, किसी भी मसल फाइबर में। एक मसल बंडल है, उसमें 2 तरह का अरेंजमेंट होता है, या तो फाइबर पैरेलल होते हैं या पीनेट होते हैं। थ्रू आउट द मसल लेंथ फाइबर जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, जिसकी वजह से मसल शॉर्टनिंग होती है, लेकिन टुवर्ड्स द टेंडन वो पीनेट हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि टेंडन पे जो फोर्स लगती है उसकी वजह से एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो ये जो पीनेट फाइबर होते हैं वो बेसिकली जिस बोन से जुड़ रहे हैं, जिस टेंडन से जुड़ रहे हैं, उसके साथ एक एंगल क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से रोटेशन पॉसिबल होता है। इससे ज्यादा मत पढ़ना, तुम चाहना तो इसको गूगल कर लेना, व्हाट इज पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ मसल एंड व्हाट इज पीनेट अरेंजमेंट ऑफ मसल, दैट इज फॉर योरसेल्फ, आप देख लीजिएगा। रही बात जैसे अगर एक मिनट समय इंटरप्ट करना चाहूंगा, जैसे नो आप ये अगर जानना चाहेंगे, इसमें अगर इंटरेस्टेड हैं कि किस टाइप के मसल फाइबर्स की ट्रेनिंग ज्यादा करनी है या कम करनी है, तो उसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए कि कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है उसमें ये दोनों मसल फाइबर अलग अलग रेशियो में पाए जाते हैं, और ये काफी हद तक इन्वॉल्व है, जेनेटिक है आपके बॉडी में, और उसी के लेवल पे डिपेंड करता है कि आपके जो बॉडी टाइप है उसमें किस टाइप का मसल फाइबर का रेशियो ज्यादा है, उसी हिसाब से आप उसको डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके में फर्स्ट टाइप 1 फाइबर का रेशियो कम है उसको भी हम उसकी ट्रेनिंग दे के बहुत ज्यादा भी डेवलप कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारी जो एलीट कंट्रीज हैं, जो टॉप परफॉर्मेंस हैं वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिशन में, वो काफी मसल्स पे रिसर्च कर रही हैं, और जो कम एज में ही बच्चों को उस लेवल पे उस तरीके के नेचर के स्पोर्ट्स में डाल देती हैं जिस नेचर का रेशियो फाइबर्स का उनके बॉडी में ज्यादा होता है।
मसल फाइबर, मसल थ्रू मसल बायोप्सी टेस्ट होता है, मसल बायोप्सी, उसमें मसल काटी जाती है, इसलिए लोग डरते हैं उस टेस्ट से। थोड़ा सा मसल का एक टुकड़ा निकाला जाता है जिससे टेस्ट होता है। जमैकन्स आर वेरी गुड, जेनेटिकली वेरी गुड इन व्हाइट पिच मसल फाइबर। मेरे में, मैं जो अपनी बॉडी को समझता हूँ, मेरे में रेड का परसेंटेज ज्यादा है, व्हाइट से कम है। आई एम गुड इन एंड्योरेंस, यू कैन जज योरसेल्फ। वेरी, तुम्हारे बैच में कुछ अच्छे लड़के होंगे जिनकी जंप्स कमाल की होंगी, जिनकी स्पीड बहुत अच्छी होगी, कुछ ऐसे होंगे जो एंड्योरेंस एक्टिविटी में बहुत कमाल के होंगे, लेकिन कुछ ब्लेस्ड होते हैं, दे आर ब्लेस्ड, जो स्पीड में भी अच्छे और एंड्योरेंस में भी अच्छे, जिनके पास टाइप 2 भी है, टाइप 2A है, सॉरी। तो दीज आर द थिंग्स यू कैन फिजिकली वेरीफाई, जाके लोगों की एक्टिविटी देख के तुम वेरीफाई कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द टाइप्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज द मोस्ट, यू कैन से वेरी इजी टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है जब तक इसको सिर्फ बायोमैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो साले तो बहुत मजा आता है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन क्यों है भैया, क्यों पढ़ना है मसल कॉन्ट्रैक्शन, व्हाई वी आर स्टडीइंग स्टडी मसल कॉन्ट्रैक्शन। बचपन से पढ़ रहे हैं, 3 तरह का मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। लेकिन इसको पढ़ना क्यों है? क्योंकि अलग अलग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो अलग अलग एथलीट्स और अलग अलग डिमांड के समय रिक्वायर्ड होता है, या अलग अलग ट्रेनिंग में ऐसा अलग अलग तरीके का मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड होता है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नाउ मूविंग टू द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं। मैंने एक जगह बोला था आपसे कि ये 4 क्वालिटीज है, प्रॉपर्टीज है मसल की, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इरिटेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। लेकिन उसके बावजूद मैंने एक टर्म यूज किया था कि जरूरी है कि टेंशन डेवलप होने के लिए कॉन्ट्रैक्शन जरूरी नहीं है, मसल छोटी या लंबी हो ऐसा जरूरी नहीं। इस बात को सपोर्ट करता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। एक बात जरूर याद रखना, एक एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को हम फॉर्मली बोलते हैं कि भाई इसमें किसी तरह की मसल लेंथनिंग और शॉर्टनिंग नहीं होती, लेकिन वाकई अगर देखा जाए तो थोड़ी सी शॉर्टनिंग होती है, बहुत हल्की सी। क्यों होती है? क्योंकि जो मसल का टेंडन होता है ना, मसल्स तो उतनी शॉर्ट नहीं होती, लेकिन जो टेंडन जुड़ा होता है बोन से, वहां हल्का सा खिंचाव पैदा होता है, पुलिंग इफेक्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से मसल हल्की सी शॉर्ट है, बट दैट इज नेग्लिजिबल, दैट इज नॉट नेग्लिजिबल, मतलब दैट इज वेरी नेग्लिजिबल, नो प्रॉब्लम। So what is isometric contraction? In this type of contraction, muscle develops tension, but no change in the length of muscle. Either अगर joints की बात करें तो there is no change during this contraction in the joint angles also. That type of contraction is called isometric contraction. For example, you are pushing a wall. सबसे बेसिक है, मेरे को भी दिया था, मेरे सर ने ये एग्जांपल दिया था। एक वॉल पुश करो तो मसल टाइट होती है, टेंशन डेवलप होता है, लेकिन मसल शॉर्टनिंग लेंथनिंग नहीं होती, जॉइंट एंगल नहीं चेंज होता। दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, इस चीज को फोर्स की डेफिनेशन से थोड़ा सा कनेक्ट करने की। व्हाट इज फोर्स? 10th में पढ़ा था मैंने तो हिंदी, पुश एंड पुल, लेकिन बस 10th की डेफिनेशन याद रखना। 10th में हमारे गुरुजी बोलते थे कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन कर दे या करने का प्रयत्न करे। हाँ, बल और प्रेम एक जैसा है, एकदम एक जैसा है। वो किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयत्न करता है। याद रखना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, तुम्हें हमेशा जब बल की डेफिनेशन भूले तो याद करना ये प्रेम जैसा है। ये प्रेम जैसा इसलिए क्योंकि ये अवस्था में परिवर्तन करने जरूरी नहीं है, प्रयत्न करता रहता है। अब ये जो दीवार है हम धकेल रहे हैं, यहाँ हम बल लगा रहे हैं, लेकिन दीवार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन बल लग रहा है, इस वजह से यहाँ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज हो रहा है तो बल लगेगा ही लगेगा, लग रहा है। अब कोई भी ऐसी वेट, जैसे दीवार के अलावा कोई भी ऐसी चीज जो जमीन में गड़ी हुई है, मान लो हैवी जड़ गड़ी हुई, किसी ने कहा उखाड़ दो, आपसे नहीं उखड़ेगी। जमीन में कोई पोल लगाए छोटा सा, आप कस के खींच रहे, नहीं उखड़ेगा। तो ये सब एग्जांपल है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का, जहां पे आप ऐसा वेट पुल या पुश करने की कोशिश करते हैं जो आपकी पुलिंग या पुशिंग कैपेसिटी से बाहर है। अब ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहाँ सबसे अच्छा होता है? सबसे बढ़िया होता है आपकी मैक्सिमम वेट ट्रेनिंग में, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की वेट ट्रेनिंग के लिए। अगर आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ की वेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं
यानी आप अपने स्ट्रेंथ बार को बढ़ाना चाहते हैं। आप मान लीजिए आपका मैक्स एक आरपीएम, मान लीजिए आरपीएम छोड़िएगा, उल्टा बढ़ जाएगा, आप मान लीजिए कि आप 60 केजी वेट उठा सकते हैं स्क्वाट्स में। तो अगर आपको अपनी लिमिट को 7 को ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको ऐसे वेट को उठाने की कोशिश करनी जो आपसे उठे ही ना। तो आप क्या अपने जॉइंट एंगल को लॉक करके सिर्फ धकेलने की कोशिश करेंगे, किसी बाहर को ढकेलना। तो वहाँ सबसे अच्छी बात आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की क्या होती है कि यहाँ इंजरी के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं। क्यों? क्योंकि जब जॉइंट एंगल ही नहीं चेंज हो रहा है तो इंजरी कैसे होगी। लेकिन और यहाँ जो है आप अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपके हाथ में, आप लगाए पड़े हैं स्ट्रेंथ पूरी जितनी आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो चीज आपसे उठनी नहीं है या वो चीज आप धके नहीं, आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूरी अपनी लगा रहे हैं। यानी आपका आउटकम आप मैक्सिमम ले रहे हैं, बट आपको इंजरी के चांसेस बहुत कम है। तो जब भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस आप दे सकते हैं। यानी कल जब आप किसी अपने स्कूल में जाएंगे और अपने शॉर्ट पटर का ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं, तो एक दिन आप उसको एक्सप्लोसिव के लिए ले जाएंगे, एक दिन लोअर बॉडी एक्सप्लोसिव के लिए ले जाएंगे, एक दिन अपर बॉडी एक्सप्लोसिव के लिए ले जाएंगे, 2 सेशन उसके फ्लेक्सिबिलिटी और कार्डियो के रखेंगे। लेकिन एक सेशन आपको वीक में मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का रखना है, तो आप हमेशा रेजिस्टेंस में उन चीजों को यूज करेंगे जो चीजें उसके औकात से बाहर है। हाँ, लेकिन फ्री बार से यूज नहीं करेंगे इसके लिए। हाँ, फ्री बार कैसे यूज करेंगे? फ्री बार यूज करेंगे तो हड्डी वड्डी टूट जाएगी। इसमें रेजिस्टेंस जो फिक्स हो तो ज्यादा अच्छा। फ्री बार का मतलब क्या है कि आपसे कहा कि बेटा, सिद्धार्थ सर ने कहा था कि ऐसा वेट दो जो उससे उठेगा। आपने बार में 40 इधर मारा, 40 इधर मारा, 80 केजी वेट लेके खड़ा कर दिया, बोला हिलना नहीं बेटा, घुटने जो है कटोरिया बाहर आ गई बेचारी। तो ये नहीं करना है, वेट शुड बी फिक्स। आपको पुलिंग या पुशिंग इफेक्ट पे काम करना है, ठीक है ना, होल्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। Now moving to the isotonic type of contraction. अब इस वाले कॉन्ट्रैक्शन में मसल टेंशन रिमेन सेम जैसे आइसोमेट्रिक में है, बट द लेंथ ऑफ द मसल इज चेंज एंड इवन द जॉइंट इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, जो भी जॉइंट इन्वॉल्व है उनके जॉइंट के एंगल में भी चेंज आता है। व्हाट इज isotonic contraction? That is contraction in which muscle tension developed and also the length of muscle is changed, and the joint involved in that particular movement, in that joint the angle is also changed. अब ये दो तरह का हो सकता है, या तो मसल लंबी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी। अगर लंबी हो रही है तो दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक, और छोटी हो रही तो कॉन्सेंट्रिक। इसेंट्रिक वर्ड ही बड़ा अच्छा है। इसेंट्रिक मतलब सेंटर से बाहर की तरफ अगर हो रही है, अगर मसल जो लेंथ है वो सेंटर की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में लंबी हो रही है, दैट इज इसेंट्रिक। टुवर्ड्स, मतलब सॉरी टुवर्ड्स कह रहा हूँ, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बाहर की तरफ कुछ बोलते हैं साइड सर। हाँ लेटरल, हाँ मे बी लेटरल। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता। इसमें क्या होता है कि मसल लेंथनिंग होती है और जॉइंट एंगल जो होता है वो क्या है, जॉइंट एंगल बढ़ेगा, मसल लेंथनिंग होगी सेंटर से बाहर की, सेंटर से उसकी जो सॉरी अब मुझे याद है, टुवर्ड्स द डिस्टल एंड ऑफ द मसल, फ्रॉम सेंटर टुवर्ड द डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल तुमने पूछा था ना, अब देखो काम आ रहा है सारा। टुवर्ड्स द डिस्टल एंड ऑफ द मसल। नाउ मूविंग टू द कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मैंने बोला था तुम्हारे उस सवाल के जवाब में कि किस तरह का मूवमेंट उस पर डिपेंड करता है। अब इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है मसल लेंथनिंग के लिए अच्छा है, और मसल लेंथनिंग जो है ना, कुछ ऐसे मूवमेंट्स है, अभी आपको आगे की कहानी बताऊंगा 4-5 टर्म से, वहां आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। नाउ मूविंग टू द कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, व्हेन मसल शॉर्टन टुवर्ड्स द सेंटर फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एंड। जब मसल छोटी हो रही है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ जॉइंट एंगल कम होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल बाइसेप्स को फ्लेक्शन एग्जाम्पल, एक्सटेंशन किया तो दैट इज इसेंट्रिक, लंबी हो रही है मसल। इस तरह आप एग्जाम्पल्स नोटिफाई कर सकते हैं। अपना होमवर्क लिख लीजिएगा कि नहीं, एग्जाम्पल्स को यूट्यूब पे सर्च करिएगा, देखिएगा एग्जाम्पल्स जिस सारे, दैट विल क्लैरिफाई योर कंसेप्ट।
नाउ मूविंग टू द आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसको बीच में हम लोगों ने लिया है, कैसे आइसोमेट्रिक नहीं, आइसोकाइनेटिक, सॉरी। काइनेटिक्स का मतलब कोई बताएगा मुझे? बहुत सिंपल है। कोई गेस करना चाहेगा? कॉस्मेटिक गणपति खेलना हम लोग गेस करा रहा। गेस करेंगे गूगल कर, तो भी सही आई हैव नो रहेगा। प्रॉब्लम। आप अगर गूगल कर लेंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें गूगल ही करता हूँ। Anything that is related to motion. वेरी नाइस। कुछ भी गति से जुड़ा हुआ है, दैट इज काइनेटिक्स, मोशन की स्टडी है एक तरह से। व्हाट इज आइसो? आइसो का मतलब बताओ मुझे। केमिस्ट्री में पढ़ा है 10th में, आइसोटोप। विश्वजीत को अनम्यूट करो, वो कुछ बोल रहा है। मेरे ख्याल से सबको अनम्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी 2 सेकंड के लिए अनम्यूट कर दो। कोई बताएगा व्हाट इज? फ्री टू म्यूट और अनम्यूट देयर माइक्स। हाँ हाँ बिल्कुल, जब लगे पीछे मेरी तरफ, जैसे मेरी बेटी बीच में आ गई थी तो मैंने खुद अपने आप को म्यूट किया, तो वो होगा। सर वो केमिस्ट्री के आइसोटोप्स और आइसोटोप अलग होते हैं, वो तो सेम एटॉमिक नंबर या सेम, तो वही वेरी नाइस, वहीं से जाएगा। वेरी नाइस। तो एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, सेम नंबर होते हैं उनके, वैसे कुछ प्रॉपर्टी सेम होती हैं उसमें 2 एलिमेंट्स की। मतलब तुमने कम से कम 6 बार इसको बोलने में सेम वर्ड यूज किया। हाँ, तो वही है आइसो का मतलब। आइसो मतलब सेम, नथिंग एल्स। अब हमने बोला आइसोकाइनेटिक्स टाइप ऑफ मूवमेंट, जिसमें समान गति बनी रहे। जब भी आप डंबल करते हैं ना बाबा, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है डंबल या चेस्ट प्रेस मार रहे हैं, या मान लो क्वाड्स करने के लिए आप क्वाड्स कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है? थ्रू आउट द मूवमेंट आपका मूवमेंट स्पीड बदलता है ड्यू टू द चेंज ऑफ एंगल ऑफ द जॉइंट। इसीलिए कई बार जब आप मारते हैं ना, स्पीड बनी रहे, तो आपको जो जिम में, अगर आप पैसे वाले आदमी, आपके पास पर्सनल ट्रेनर है ना, तो आपने वीडियोस में भी देखा होगा, पर्सनल ट्रेनर कई बार शुरू में ही सपोर्ट करते हैं वो स्पीड को मेंटेन करने के लिए, भाई एक स्पीड से जाना है, एक स्पीड से आना है। ये सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि जॉइंट्स, क्योंकि ये पूरा काम जॉइंट एक्सिस और इन सारी चीजों पे हो रहा है एंगल्स पे, तो अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग फोर्स प्रोडक्शन है, अलग अलग रेजिस्टेंस फीलिंग है, जिसकी वजह से स्पीड वेरिएबल होती है। इसीलिए जब आप 10 किलो के डंबल के साथ वो कर रहे होते हैं ना, तो आपको अलग अलग एंगल पे अलग अलग वेट फील हो रहा होता है। इसी चीज को कम करने के लिए, कि स्पीड वेरिएबिलिटी को खत्म करने के लिए, कुछ ऐसी मशीनें बनाई गई जो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन जो है, वो आपकी मूवमेंट स्पीड को कांस्टेंट रखती है। कैसे कांस्टेंट रखती है? क्योंकि वो वेट को कांस्टेंट बनाए रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कर्ल कर रहे हो उस मशीन के साथ, एक बेसिकली उसमें तार जैसी चीजें, केबल्स ओरिएंटेड मशीनें हैं, तो अगर आप केबल से कर्ल कर रहे हैं ना, तो अगर आप कर्ल करेंगे, तो अगर आपने वेट डाल दिया उसमें, मशीन कंप्यूटराइज मशीन है, आपने उसमें डाल दिया कर्लिंग 10 kg इंटर, अब वो मशीन डिसाइड करेगी कि आप जिस भी एंगल में जा रहे हैं, आपको थ्रू आउट द मूवमेंट आपको 10 kg वेट ही फील होगा। यानी जिस एंगल पे आपको वेट कम फील होता है, वो मशीन वेट बढ़ा लेगी, ऑटोमेटिकली वेट बढ़ा लेगी। इसीलिए रेंज ऑफ जो मूवमेंट की स्पीड है वो सेम बनी रहती है पूरे थ्रू आउट द मूवमेंट। इसलिए इसका असर बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी होता है, क्योंकि इसमें वेट वेरिएबिलिटी नहीं होती। तो व्हाट इज isokinetic type of contraction? Is these type of contraction usually in which throughout the range of motion the moment speed and resistance does not change. Very simple thing. Second thing, आप जैसे स्विमिंग कर रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं पानी के अंदर, फ्लूइड के अंदर, तो आपको थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन एक जैसा रेजिस्टेंस फील होता है। साइकिलिंग में भी लगभग एक जैसा रेजिस्टेंस फील होता है, लेकिन जब आप अलग तरह के उसमें करते हैं वेट के साथ, तो ये नहीं होता है। इसके लिए कुछ मशीनों के डिजाइन की गई जिनको साइडेक्स मशीनें कहते हैं, और भी मशीनें, मैं साइडेक्स मशीनें सबसे ज्यादा पॉपुलर मशीन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। So these type of isokinetic contraction possible maximally through machines only, and it is trained only through machine. और ये क्या है, आपकी ट्रेनिंग को ज्यादा शॉर्ट और प्रिसाइज कर देते हैं, और कोई अंतर नहीं है ज्यादा। अगर आप डिफरेंट वेट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको असर अलग अलग तरीके का दिखाई दे। देखो, चेस्ट प्रेस करते हैं कई लोगों का, चेस्ट प्रेस करने के बाद ना
पैक्टोरलिस मेजर का साइज राइट और लेफ्ट में वेरी करने लगता है, इवन बाइसेप्स का साइज वेरी करने लग जाता है। लेकिन अगर आप ये फाइबर्स मशीनों के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके साथ ये दिक्कतें नहीं आने वाली। यहाँ आपका जॉइंट एंगल चेंज हुआ, जहाँ आपका फोर्स रेजिस्टेंस चेंज हुआ, ऑटोमेटिक सारी चीजें सेट करना जानती है। दीज आर द मशीन। अब आपने मुझसे बोला था अभी 2-3 चीजें मतलब बीच में आ रही थी, इसके लिए जरूरी कि आप मसल्स का रोल समझें। मसल्स के 4 रोल होते हैं, दैट इज मसल एक्ट एज एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, स्टेबलाइजर एंड न्यूट्रलाइजर। ये 4 रोल में मसल काम करती है। What is agonist, what is antagonist, what is stabilizer and what is neutralizer? That is the basic thing you have to understand. अगर ये आपने समझ लिया तो आपको फिर वो जो वेट वाला पूछ रहे थे वो बेसिकली क्लियर हो जाएगा कि कौन सी मूवमेंट में कौन सी चीजें इन्वॉल्व। इससे पहले एक हल्का रिवीजन मारते हैं। टिल नाउ वी कंप्लीटेड फर्स्ट व्हाट इज मसल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या क्या है मसल प्रॉपर्टीज? अनम्यूट करिए अपने आप को प्लीज। सेंसिटिविटी, इलास्टिसिटी, कंट्रैक्टिबिलिटी, इरेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद वी फर्दर इलास्टिसिटी पे हमने 2 चीजें पढ़ी थी, टैक और टैक। ठीक है, देन वी मूव टू, बिल्कुल, देन वी मूव टू मसल फाइबर। अगर मैंने कुछ टर्म्स आपको बताया था, जैसे मसल फाइबर, इसमें मैंने बेसिकली बताया था कि मोटर यूनिट कैसे अटैच होती है, मोटर एंड प्लेट कहाँ होती है। देन मैंने टेकनेस वर्ड यूज किया था। मैंने कहा था कि एक सिंगल स्टिमुलस से मसल एक्टिवेटेड लंबे समय तक नहीं रह सकती, क्योंकि जैसे ही वो अपने पीक टेंशन फेज में पहुंचे उसके बाद उसका रिलैक्सेशन फेज शुरू हो जाता है, वो नॉर्मल अपनी स्पीड में आने लगती है। इस वजह से एक सीरीज ऑफ स्टिमुलेशन जाती है जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग टेंशन बना रहता है, दैट इज कॉल्ड टेकनेस। Then we talked about muscle fiber type। ठीक है, मसल फाइबर टाइप बेसिकली कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर एंड फास्ट ट्विच फाइबर। इसके मैंने एग्जांपल्स दिए थे। अगर आप एथलीट की बात, फास्ट ट्विच तो मैंने बोला था टाइप 2 या टाइप 2 में भी कैटेगराइज कर दे सकते हैं फाइबर। इसमें अगर बायोमैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो 2 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज, एक जो है जिसका स्टिमुलस थ्रेशोल्ड लेवल अच्छा है और एक का कमजोर है, वेरी नाइस, जिसकी वजह से एक जो है वो जल्दी एक्टिवेट होती है, एक डिलेड एक्टिवेट होती है। लेकिन एक जो है वो लंबे समय तक काम करती है और एक जल्दी थक जाती है। एक जो है फोर्स और स्पीड के लिए अच्छी है तो दूसरी प्रोलॉन्ग एक्टिविटी के लिए अच्छी है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। देन वी फर्दर मूव टू मसल फाइबर अरेंजमेंट। मैंने कहा था इसके बारे में आप थोड़ा देखिएगा कि व्हाट इज पैरेलल और व्हाट इज स्टिमुलेट अरेंजमेंट ऑफ फाइबर, दैट विल अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो। Then we move to types of muscular contraction। आप डिफरेंट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के एग्जांपल्स लीजिएगा। मैंने आपको एग्जांपल एक भी नहीं दिए, दैट इज वेरी स्ट्रेटेजिकल, मैंने जानबूझ के नहीं दिए। यू गो फॉर डिफरेंट एक्सरसाइजेस, नेट पे जाइए, देखिए इस तरह के एक्सरसाइज में कौन सा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। इवन एक और आप